एक महिला है गांधी, जो महाराष्ट्र से आती हैं, छत्तीसगढ़ के एमएससी, नॉर्मल एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो प्रभार संभाल रहे, कोई आईटी के इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन वो प्रभार संभाल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यकायक ये निर्णय क्यों हुआ? आईटी सेल के मुखिया को क्यों हटा दिया गया? क्यों उनको आसानी से कहा गया कि अब आप चले जाइए, और 4-4, 5-5 वीडियो स्वयं प्रधानमंत्री को बनाना पड़ा? कारण क्या था? खबर आ रही है मित्रों कि मोदी का कोई ना कोई विभीषण है, और विभीषण पे कहा जा रहा है, जिसके ऊपर इशारा किया जा रहा है, अनर्गल प्रचार चल रहे हैं। वो मोदी के एक बड़े मंत्री को विभीषण के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, और उनको लग रहा है कि इनको विभीषण के रूप में प्रचारित करके यह भी काम हो सकता है कि उनकी बलि ले ली जाए। विभीषण किसे कहा जा रहा है? नितिन गडकरी को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, ये खबर, झूठी खबर, अब ये फैलाई जा रही है या फैलवाई जा रही है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। यही नितिन गडकरी को, जब आप याद कीजिए 2012-13 में इसके ऊपर मैंने विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, जब उनको दोबारा प्रेसिडेंटशिप मिलने वाला था तो पूर्ति कंपनी का कुप्रचार किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी और उनके परिवार ने सीजेपी के मूवमेंट को समर्थन किया। कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि यह मोदी के विभीषण हैं। मोदी और शाह को डीस्टेबलाइज करने के लिए नितिन गडकरी ने छात्र आंदोलन के नाम पर इस तरह के मूवमेंट को समर्थन किया। आप ये कल्पना से दूर, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। अब ये जो टसल है, क्या ये मोदी शाह बनाम गडकरी का टसल, इसके बीच में नई नई थ्योरियां बन रही हैं, या बनाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, या वाकई में कुछ है, कुछ पकड़ा है? क्या वाकई में नितिन गडकरी ने मोर्चा खोल दिया है मोदी और शाह के खिलाफ? यहां तक कहा गया कि जब गडकरी ने इथेनॉल के मुद्दे पर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, 10 करोड़ का मुआवजा उन्होंने ठोका है। याद कीजिए, यही अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए कभी कभी भय होता है, क्षय होता है कि पावर पॉलिटिक्स बड़ा अद्भुत है। यही अरविंद केजरीवाल उस वक्त नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोले थे, और नितिन गडकरी को फंसाने के लिए भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, यही अरविंद केजरीवाल सबसे आगे बढ़कर के दौड़ रहे थे। बाद में इसी अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से माफी मांगी, लिखित कोर्ट में माफी मांगी। इस पर भी मैंने विस्तार से वीडियो किया हुआ है। आज यही अरविंद केजरीवाल इस पे रेड कर रहे हैं एथेनॉल के मुद्दे को। अब एथेनॉल का मुद्दा क्यों बन रहा है, और एथेनॉल का मुद्दा क्यों नितिन गडकरी से जुड़ रहा है? यह बात सही है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे जो शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं और चीनी के उद्योग में हैं, और उससे जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे इथेनॉल भी बनता है। और 2022, 23, 24 में जो उनका इनकम था वो 16-17 करोड़ के आसपास था, और अब वो 25-26 में 500 करोड़ तक पहुंच गया है इनकम उनका, कहा जा रहा है। भाई कंपनी है, वो काम करती है, उनको स्केलेबल उनका बिजनेस है, स्केल अप हुआ तो उनको इनकम भी हुआ होगा। अब इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि ये जो 500 करोड़ का जो इनकम हुआ है नितिन गडकरी को, उससे पैसे इनके पास बहुत आ गए, और इन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन किया मोदी और शाह के खिलाफ। यह कुप्रचार चल रहा है। तो ये कि, और मोदी ने जो नितिन गडकरी ने जो याचिका दायर की है, उसमें यह कहा है कि यह सरकार का फैसला है, मेरा फैसला नहीं था। लेकिन यह बात भी सच है कि नितिन गडकरी हर फोरम पे इथेनॉल की तारीफ करते थे, और वो इसलिए तारीफ करते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने
2000 के बाद, 2004 के बाद से ही कांग्रेस की सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के कितनी गंभीर थी। अब कोई भी सरकार आएगी तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर उनको जाना पड़ेगा। एक बात सही है कि 2023 के पहले की जो गाड़ियां थी, अब ये 26 में जो इन्होंने अत्यधिक इंट्रोड्यूस किया इथेनॉल, और वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे लिए महंगा हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऑयल पर अपना इंपोर्ट कम करें। 14-15 लाख रुपए सालाना जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पर हम कम करें और ऑल्टरनेटिव एनर्जी को हम उसमें ब्लेंड करें, जिसमें इथेनॉल एक अच्छा ये हो सकता है। लेकिन केवल इथेनॉल शुगर से नहीं बन रहा है, इथेनॉल तो बन रहा है गन्ने, मेज से भी, मक्के से भी बन रहा है। उस पर नहीं है सवाल। यह है कि इथेनॉल का प्रचार नितिन गडकरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इथेनॉल के बिजनेस में उनके दोनों बेटे थे। और अब यह आरोप कहां से लगवाया जा रहा है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे ने छात्र आंदोलन को मदद करवाया। कोरी कल्पना, झूठी बात, पूरी झूठी बात कि मोदी और शाह की खुफिया एजेंसी ने पता लगा लिया है कि नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। इस तरह का कुप्रचार अब चलना शुरू हुआ। अब असल खेल, जो बड़ा धमाका मैं कह रहा हूं, वो बड़ा धमाका अब मोदी का आने वाला है। मोदी ने जिस दिमागी नक्सल की चर्चा की थी लाल किला के प्राचीर से, उसके सारे डॉजियर अब मोदी के पास हैं। मोदी और शाह अगर 25 दिन तक, जब आंदोलन चल रहा था और यह आंदोलन हुआ, तो 25 दिन तक संसद नहीं गए, तो मोदी कर क्या रहे थे, शाह कर क्या रहे थे? अब पैटर्न समझिए, यह कोई नई बात नहीं है। श्रीलंका में जो घटना हुई, बांग्लादेश में जो घटना हुई, नेपाल में जो घटना हुई, इसके पहले पाकिस्तान में जो घटना हुई, उसके पहले अफगानिस्तान में जो घटना हुई, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में एक खास तरह का पैटर्न चल रहा है कि डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, यहां पर अगर राहुल की भी सरकार होती और अगर 3 टर्म हो गई होती, मतलब कांग्रेस की भी सरकार होती और 3 टर्म हो गई होती, तो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां उसको स्टेबल नहीं रहने देगी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई तो वो देश प्रगति के मार्ग पर चढ़ेगा। और अमेरिका का एक फॉरेन डिप्लोमेट आकर के भारत की धरती पर बोल के गया कि अमेरिका ने जो गलती चाइना के साथ की, वो गलती भारत के साथ नहीं करेगा। मतलब अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्शन को या चाइनीज टेक्नोलॉजी को बढ़ने में जो मदद की, और आज चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के पास दिमाग है, टैलेंट है और वो सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। इसलिए मामला सिर्फ मोदी और शाह का नहीं है। मोदी और शाह की जगह पर कोई भी दूसरा अन्य प्रधानमंत्री रहता या होम मिनिस्टर रहता या उसकी सरकार रहती और 3 टर्म की सरकार रहती, तो इसी तरीके से डीस्टेबलाइज उसको किया जाता। मुद्दे हजारों, हर सरकार के खिलाफ 1000 मुद्दे खड़े ही रहते हैं, असंतुष्टि रहती ही रहती है। कई बार सरकार अपनी नाकामी से भी असंतुष्टि को हवा देती है। अब जैसे नीट का जो मामला था, अगर 2024 का मामला 2024 में स्ट्रिक्टली इस तरह से हल हो गया होता तो ये माहौल नहीं बनता, लेकिन फिर कोई और माहौल बन जाता। अभी नीट आ गया, फिर कोई और मुद्दा बन जाता। तो सरकार हर जगह ये लीकेज को पूरी तरह से फुल प्रूफ तो नहीं कर सकती है, हां कोशिश कर सकती है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मिनिमाइज भी नहीं किया गया, गलतियां पर गलतियां होती रही। मैं एक बार हमेशा ये कहता रहा हूं कि देखिए, एक बात तो है, ये मानना पड़ेगा, मोदी जी अपने आसपास जो लोगों का चयन कर रहे हैं उसमें कई बार कॉम्पिटेंस नहीं है, और इसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। कोविड के दौर में भी मैंने बताया कि मोदी के जो सलाहकार थे उन्होंने मोदी को कैसे फंसाया। लेकिन आप उस विषय को छोड़िए, अभी जो विषय है कि अगर मोदी की जगह कोई अन्य भी सत्ता में रहते और 3 टर्म से सत्ता में बने रहते, तो इस तरह के पेपर लीक वाले मुद्दे आते ही आते और यही हालात बनते। मोदी और शाह इन्हीं हालातों को डिकोड कर रहे हैं। ये बना कैसे, कौन बनाया, इसके पीछे कौन था, कहां से इसका सूत्र शुरू हुआ।
अब वो सारा मामला मोदी और शाह के टेबल पर पूरी पड़ताल आ गई है। क्या बीजेपी के अंदर भी कोई है? ये बात पूरी तरह से झूठ खबर है कि नितिन गडकरी या उनके परिवार मोदी और शाह को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये वही परवर्टेड दिमाग के लोग हैं जो ये कुप्रचार करने में लगे हुए हैं। मतलब कहीं कोई ना कोई ये अब आशा की किरण देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कुछ टर्मोइल हो जाए, बीजेपी के अंदर कुछ विरोध हो जाए, तो कोई अगर ताकतवर परफॉर्मर मिनिस्टर है तो उसको फंसाओ। अभी परफॉर्मर मिनिस्टर को अभी कहा जा रहा था कि ये देखो बारिश आ गई, धुल गया, हाईवे धुल गया, ये धुल गया, अभी वीडियो की बाहर लग गई थी। तो ये जो फैब्रिकेटेड फेक न्यूज बना करके उसको डिफेम करने की जो पूरी प्लानिंग है वो एक पूरी कोटरी कर रही है, और इसीलिए फेक न्यूज पे 3 घंटे के अंदर एक्शन लेने की प्लानिंग हो रही है। तो मोदी और शाह अब ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी विदेशी शक्ति है, जिनके साथ वो कौन शक्तियां हैं जो देश के अंदर हैं और उन्हें खुराक दे रहे हैं, और वो मेरे नहीं, कोई भी सरकार अगर 3 टर्म पूरा करेगी तो उनके खिलाफ वो काम करेगी। खिलाफ मतलब देखिए, असंतुष्टि है, असंतोष है जनता के बीच में, जनता का आंदोलन हो तो सही बात है, लेकिन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के आप खेल करें, ये चलने वाला नहीं है। तो 25 दिन अगर मोदी और शाह सदन नहीं गए और उसके बाद 15 अगस्त को मोदी लाल किला के प्राचीर से ये कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल को तो हमने नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी उनको खाद पानी दे रहा है। अब दिमागी नक्सलों के खिलाफ जोरदार धमाका होने वाला है। कैबिनेट में रिसफल हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी की कुर्सी जा भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा तत्काल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मोदी का कोई पॉलिसी डिसीजन इज ऑन द वे, जो इस देश में भूचाल ला सकता है, और दिमागी नक्सल देखते रह जाएंगे, उनकी सारी कुंडली खंगाल करके उनकी दुकान बंद होने जा रही है। बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन आने वाले दिनों में मिलेगी। वो एग्जैक्ट क्या होगा, अब उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्लानिंग इज रेडी, अनाउंसमेंट इज अवेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।